नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। खबर दिन भर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं और इस बार ये अपने आवास रेनोवेशन कार्य पर हुए खर्च को लेकर चर्चा में है। भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का घर और ऑफिस सजाने में 45 करोड़ रुपए का खर्च आया है। बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा ने बुधवार को संवाददाता सम्मेलन में केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की मांग की थी केजरीवाल से। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पलटवार किया। सुनिए बीजेपी और आप नेताओं ने मामले पर क्या कुछ बोला। और आज की जो कहानी अखबार सुना रहे हैं वो कहानी एक महाराज और उसके महल की है। एक ऐसा महाराज जो बेशर्म है, एक ऐसा महाराज जिसके केवल महल की रिनोवेशन की कहानी नहीं है, ये पूरे के पूरे उसके आइडियोलॉजी और उसके पार्टी के लोग, उसके पार्टी के सोच के रिनोवेशन की कहानी। याद करिए, दुबले पतले से वो महाराज, डबल एक्सेल का शर्ट और उसके ऊपर ये कलम, जिस कलम में केवल एक बार ही रिफिल भरा गया था। जब 2013 में महाराज ने ये दस्तावेज साइन किए थे, एफिडेविट दिया, ये महाराज का दस्तावेज एफिडेविट है, एक ही बार इस कलम में रिफिल भरा गया है। आज तक उस कलम में रिफिल नहीं है, वो कलम केवल कपड़े में लगा रहता है, क्योंकि हस्ताक्षर तो मंत्री करते हैं, भ्रष्टाचार का काम करने का काम तो मंत्री करते हैं। महाराज ने एक ही बार हस्ताक्षर किया था और उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था, मैं शपथ लेता हूं, मैं लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लूंगा। मैं शपथ लेता हूं, मैं अपने लिए अनावश्यक सुरक्षा नहीं लूंगा। सुरक्षा बल नेताओं की सुरक्षा के लिए नहीं है, बल्कि आम आदमी की सुरक्षा के लिए होनी चाहिए। नेता को आम आदमी से ज्यादा सुरक्षा नहीं होनी चाहिए। मैं शपथ लेता हूं, मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा, आम आदमी की तरह सामान्य घर में रहूंगा। और बहुत सारी शपथ ली है, एक ही बार कलम का इस्तेमाल करके हस्ताक्षर किया था। मीडिया ने बताया है कि 45 करोड़ रुपए खर्च करके अरविंद केजरीवाल जी की जो सरकारी बंगला है उसका रिनोवेशन किया गया है। 45 करोड़ रुपीस have been spent for the renovation of the bungalow of Mr. अरविंद केजरीवाल। इस 45 करोड़ रुपए को अगर हम देखें कि किस प्रकार से खर्च किया गया है, जो सिविल लाइन उनका सरकारी बंगलो है फ्लैग स्टाफ रोड में, आपको जान के आश्चर्य होगा। इसमें पर्दे की एक कहानी है, इसमें टाइल्स की एक कहानी है, इसमें मेटल फिटिंग्स की एक कहानी है, इसमें किचन की अपनी एक कहानी है। और ये सारे पर्दे, फिटिंग्स, इलेक्ट्रिकल लाइटिंग्स, टाइल्स, ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि वी आर ऑफ द मोस्ट सुपीरियर क्वालिटी, हम सबसे सुपीरियर क्वालिटी के हैं। और आज मैं आपके सामने वो दस्तावेज, तमाम दस्तावेज दिखा रहा हूं, जो दस्तावेज महाराज अरविंद केजरीवाल जी के घर की रिनोवेशन की कहानी को बयां करते हैं। आप ध्यान से इन दस्तावेजों को देखें। इन दस्तावेजों में एक एक पर्दे के रकम को, एक एक गैजेट के रकम को बयां किया गया है। एक एक टाइल्स कहां से, किस देश से मंगाई गई, उसकी कहानी इस दस्तावेज में मौजूद है। और मैं दस्तावेज के कुछ अंश, दस्तावेज तो बड़े हैं, कुछ अंश आपको दिखाऊंगा। आप देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। सुपीरियर क्वालिटी टाइल्स, सुपीरियर क्वालिटी ऑर्नामेंटल वर्क, सुपीरियर क्वालिटी फ्लोरिंग, सब कुछ सुपीरियर क्वालिटी। इंफीरियर नहीं होना चाहिए जी, ये इंफीरियर क्वालिटी तो आम आदमी की कहानी है। मैं तो महाराज हूं, सब कुछ सुपीरियर होना चाहिए। किचन के रिनोवेशन के लिए किस प्रकार करोड़ों के खर्च हो रहे हैं, वह भी इसमें बयां किया गया है। देश के गंभीर मुद्दों से, बड़े मुद्दों से, पुलवामा जैसे मुद्दों से, अडानी के महाघोटाले जैसे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए कल से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर को लेकर चर्चा की जा रही है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ये घर जो दिल्ली के मुख्यमंत्री का बना था,
वो 80 साल पुराना 1942 में बना हुआ घर था। दूसरी बात, एक नहीं 3 घटना हुई उस घर के अंदर। एक में मुख्यमंत्री के माता पिता जिस कमरे में रह रहे थे उसकी छत गिर गई। दूसरी घटना में मुख्यमंत्री जिस कमरे में रह रहे थे उसकी छत गिरी। तीसरी घटना में मुख्यमंत्री जहां पर लोगों से मिलते हैं उसकी छत गिर गई। उसके बाद पीडब्ल्यूडी विभाग ने यह सजेस्ट किया कि भाई इस घर को तोड़ के नया घर बनाने की आवश्यकता है, और वो घर बनाया गया। 30 करोड़ की लागत से वो घर बनाया गया, जिसको लेकर कल से चर्चा हो रही है। दिल्ली के लाट साहब एलजी, उनके घर की मरम्मत में, मात्र मरम्मत में, नया घर बनाने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मात्र मरम्मत में 15 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी, उनका उड़न खटोला खरीदने में 191 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, उनका उड़न खटोला खरीदने में, उनका हवाई जहाज खरीदने में 65 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। देश के शहंशाह आलम, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो कहते मैं तो एक फकीर हूं, सिर्फ झोला लेके कहीं भी चल देता हूं, वो फकीर, उनका घर बन रहा है 500 करोड़ रुपए में, 500 करोड़ रुपए में। और शहंशाह आलम अगले घर में जहां जाएंगे, शहंशाह आलम जिन 500 करोड़ रुपए के घर में जाएंगे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उसके पहले उन्होंने कहा कि हमारे घर को थोड़ा ठीक ठाक करो। तो उस घर को ठीक ठाक करने, मात्र ठीक ठाक करने में 90 करोड़ रुपए खर्च हुए। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में 10 जवानों और एक ड्राइवर की मौत की घटना पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बात की और हर संभव मदद देने की बात कही। दंतेवाड़ा हमले और पर गौर करें तो यहां छत्तीसगढ़ के नक्सलियों की एक क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। नक्सलियों के पिछले हमलों पर नजर डालें तो पता चलता है कि चुनावी साल में ही ये लोग एक्टिव होते हैं और अपनी धमक दिखाने की कोशिश करते हैं। रिपोर्ट आप देखिए। बुधवार को छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा जिला उस वक्त तेल उठा जब नक्सलियों ने डीआरजी की गाड़ी पर आईडी हमला कर दिया, जिसमें 10 जवान शहीद हो गए, जिसमें छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। दरअसल जानकारी के मुताबिक डीआरजी की टीम एक ऑपरेशन के बाद वापस लौट रही थी। इसी दौरान नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट कर पुलिसकर्मियों के वाहन को उड़ा दिया, जिसके लिए 50 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था। जिला दंतेवाड़ा के थाना अरनपुर क्षेत्र में पूर्व हिडमा इलाका में दरबा माओवादी कैडर्स का उपस्थिति की सूचना पर दंतेवाड़ा डीआरजी द्वारा एक अभियान संचालित की गई थी। अभियान के पश्चात तब जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा वापस लौटा थे। इस दौरान अरनपुर एवं समेली के बीच में डीआरजी गाड़ी को आईडी के माध्यम से माओवादी द्वारा टारगेट की गई। उस घटना में हमारे एक वाहन आईडी के चपेट में आ गए थे। उसमें 10 डीआरजी जवान एवं एक सिविलियन ड्राइवर, कुल 11 लोग का शहादत हो गई। इस घटना के बाद से प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने फोन से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बात की और हर संभव मदद का ऐलान किया। इसके बाद भूपेश बघेल ने मामले पर दुख जताते हुए कहा, नक्सलियों के खिलाफ हमारी लड़ाई अंतिम चरण में है। योजनाबद्ध तरीके से नक्सलवाद को जड़ से खत्म किया जाएगा। इस प्रकार की जानकारी है और ये बेहद दुखद है। और मैं जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। लेकिन जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा और निश्चित रूप से उस योजनाबद्ध ढंग से बना के ये नक्सलवाद को ही समाप्त करेंगे। वहीं इस घटना पर बीजेपी के नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने दुख जताया है और सरकार पर हमला बोलते हुए सवाल खड़े किए हैं। जिस प्रकार से नक्सलियों के द्वारा एक कायराना हरकत की गई है
मैं चाहता हूं कि सरकार इसको तत्काल जवाब सरकार की ओर से मिलने चाहिए और उसकी बदला लेनी चाहिए, उनकी शहादत बेकार ना जाए। इसके साथ ही साथ एक सप्ताह पहले सत्ता पक्ष के विधायक के काफिला के ऊपर में जो हमला हुआ और हमला होने के बाद में तत्काल यहाँ पर गृह मंत्री को वहाँ पहुँचनी चाहिए थी और पहुँच करके अधिकारियों के साथ में बैठ करके उसकी रणनीति बनानी थी। ये नहीं हुआ और उसका कारण जो दुष्परिणाम हमारे सामने में आया कि 11 जवान हमारे शहीद हुए। आखिर सरकार क्यों नक्सलियों से लड़ना नहीं चाहती है? क्यों उनके खिलाफ में जो व्यवहार होनी चाहिए सरकार करना नहीं चाहती है? आखिर सरकार नक्सलियों से जो हमारे इतने शहादत हो रहे हैं उनके बदला लेने क्यों नहीं चाह रही है? और कहीं न कहीं ये सरकार की चूक हुई है जिसके कारण में हमारे जवान शहीद हुए हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने दुख जताया, साथ ही सरकार की कार्रवाई पर सफाई देते हुए नजर आए। नहीं, लगातार हमले नहीं हुए हैं, लगातार हमला कहना उचित नहीं है। नक्सली हमले को हम लोग हमेशा नाकाम करते गए हैं और उनको खदेड़ने में कामयाब हुए हैं। 60% नक्सली मूवमेंट कम करने में इन 4 वर्षों में काम हुए हैं। बीच बीच में एक आध दो घटना होता है जो उनकी उपस्थिति दर्शाने के लिए दिख जाता है। हफ्ते भर के अंदर 2 बड़ी घटनाओं ने नक्सलियों के मंसूबे साफ कर दिए हैं कि वो अब शांत नहीं हुए। नक्सलियों की क्रोनोलॉजी पर गौर करें तो चुनावी साल में नक्सली एक्टिव होते हैं। ऐसे में सवाल ये कि सरकार की तरफ से नक्सलियों के पर कुचलने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? सवाल ये भी कि सरकार विधायक मंडावी पर हुए हमले के बाद सजा क्यों नहीं हुई? ओम प्रकाश चंद्राकर, इंडिया वॉइस, दंतेवाड़ा। अब फिलहाल एक ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द होंगे हाजिर। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जौनपुर के शाहगंज निकाय चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी को अपनी कर्मों की सजा भुगतनी पड़ सकती है। दरअसल बीजेपी ने जिस गीता जायसवाल को अपना प्रत्याशी बनाया है उन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। ऐसे में जनता नाखुश नजर आ रही है। निकाय का आगाज हो चुका है तो बीजेपी की तरफ से जनसंपर्क भी किया जा रहा है और इसी कड़ी में बीजेपी विधायक रमेश सिंह जनसंपर्क कर रहे हैं। शाहगंज नगर के पुराना चौक पर एक परिवार विधायक जी के सामने आ खड़ा हुआ और हाथ जोड़ लिया और विधायक जी को अपना दुखड़ा सुनाया। पीड़ित की माने तो उनकी पुश्तैनी जमीन पर चेयरमैन ने कब्जा कर लिया है और उसकी रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली है। हालांकि पूरा मामला अभी कोर्ट में है। ऐसे में लोगों ने बीजेपी प्रत्याशी का खुलेआम विरोध करने की बात कही है। वहीं इस बीजेपी विधायक ने इस मामले को लेकर पीड़ित को न्याय का भरोसा दिया है। प्रूफ की सभासद के लिए हम तैयार हैं, लेकिन अध्यक्ष के लिए नहीं तैयार है। भाजपा से नाराजगी नहीं है, हमें कैंडिडेट से नाराजगी है कि हमारे जमीन को हड़प करके वो आज पुश्तैनी जमीन हमारा जो है किसी थर्ड पर्सन के नाम चढ़ा करके अपने भतीजे अनुराग के नाम से उन्होंने बैनामा करा लिया है। हमारा पूरा परिवार भाजपाई है और भाजपा का विचार पे चलने वाला है, मोदी योगी के विचार पे चलने वाला है। हम लोग सभी लोग भाजपाई हैं, लेकिन नगर निकाय चुनाव में ऐसे भ्रष्टाचारी प्रत्याशी भाजपाई श्री गीता जायसवाल पति प्रदीप जायसवाल ने हमारे साथ धोखाधड़ी से किसी तीसरे व्यक्ति के नाम हमारी पूर्वज की ज़मीन करके अपने भतीजे अनुराग जायसवाल सन ऑफ ओम प्रकाश जायसवाल के नाम में रजिस्ट्री ले ली है। मैं ऐसे प्रत्याशी का खुला विरोध करता हूं। मैं शाहगंज का विकास चाहता हूं, लेकिन शाहगंज का विनाश नहीं चाहता। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तैयारियां अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं, जिसमें मंदिर को 15 क्विंटल फूलों से सजाने का काम किया जा रहा है। इस बार सुबह 7:15 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। धाम में कपाट खोलने की तैयारियों को लेकर मंदिर समिति के उपाध्यक्ष किशोर परमार से बातचीत की हमारे संवाददाता अभय कैतुरा ने। इस धरती पर अगर कहीं वैकुंठ है तो वो वैकुंठ सिर्फ बद्रीनाथ धाम में है और बद्रीनाथ धाम के कपाट कल सुबह 7:10 पर खुल जाएंगे। श्रद्धालुओं के लिए अगले ग्रीष्मकाल में श्रद्धालु यहीं पे पूजा अर्चना कर सकते हैं। मंदिर में किस प्रकार से इस बात तैयारियां हैं उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है मंदिर समिति के उपाध्यक्ष किशोर कुमार जी, उनसे बातचीत करते हैं। जी, इस बार धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं, तो क्या कुछ तैयारियां आपकी बार रखी गई, कितने फूल लगाएंगे और किस तरह से पूजा अर्चना होगी?
देखो, भगवान बद्री विशाल के कपाट कल सुबह खुलने जा रहे हैं 7:15 बजे और सभी तैयारियां भगवान बद्री विशाल की यहाँ पे पूर्ण हो चुकी है। जैसे कि अभी मंदिर की सजावट वगैरह सब फूलों से हो रही है। रावल जी यहाँ पे पहुँच गए, भगवान कुबेर जी की डोली यहाँ पे पहुँच चुकी है, उद्धव जी की डोली यहाँ पे पहुँच चुकी है। और तो कल सुबह 7:30 बजे यहाँ भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे। मैं सभी सनातन धर्मियों से अनुरोध करूंगा कि आप लोगों के स्वागत के लिए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति तत्पर है और सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे जैसे बिजली पानी सभी की लगभग हो चुकी। श्रद्धालु यहाँ पे भारी मात्रा में आने लगे हैं। सभी का स्वागत यहाँ पे बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की ओर से करते हैं। एक दूसरी बात, जो आपकी बात परिस्थितियाँ हैं काफ़ी भिन्न है क्योंकि मौसम साथ नहीं दे रहा है, पल पल में बदलता है। केदारनाथ में भी हम लोगों ने देखा था बर्फबारी, यहाँ भी क्या कुछ इस तरह का मौसम है, कुछ दिक्कतें आई है? नहीं, देखो केदारनाथ की जरा कुछ विषम परिस्थिति, मगर यहाँ पे जो है ऐसी परिस्थिति है नहीं। थोड़ा दिन कुछ दिन बर्फ पड़ने की वजह से थोड़ा सा ऐसी दिक्कतें आ गई थी, मगर अभी सारी व्यवस्थाएं सब सुचारू हो चुकी। प्रशासन भी अपनी तरफ से पूर्ण रूप से लगा हुआ है। दादा, जो डोलियों का आने का था कि कब तक पहुँचेंगी, क्या कुछ रहेगा? डोलियाँ देखो, जैसे कि कल डोली भगवान की नरसिंह मंदिर से चली थी पूजा अर्चना के बाद। कल पहले दूसरे पड़ाव पांडुकेश्वर में रुकी थी। आज ठीक 10:30 बजे भगवान की डोली पांडुकेश्वर से चल के बद्रीनाथ पहुंच चुकी है और सभी लोग यहाँ पे व्यवस्थित ढंग से अपनी डोलियाँ यहाँ पे रखी और कल सुबह का सभी को इंतजार है। दादा, श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज़्यादा, रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, क्या कुछ कहेंगे आपके पास श्रद्धालुओं से ताकि सभी के दर्शन भी हो सके और किसी को परेशानी भी हो? देखो, श्रद्धालु तो लोग आएंगे और जितने भी आएंगे बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति तत्पर से सभी को दर्शन करके संतुष्ट करके सबको यहाँ से अपने घर के लिए विदा करेंगे। धन्यवाद। ये थे मंदिर समिति के उपाध्यक्ष किशोर कुमार जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मंदिर समिति इस बात तैयार है, जो श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे वो श्रद्धालु पूरी तरीके से दर्शन कर पाएंगे। हर व्यक्ति के लिए दर्शन की पूरी सुविधा के लिए मंदिर तैयार। कुछ परेशानियां जरूर रही है मौसम के चलते, लेकिन मंदिर की सजावट के साथ जो धाम के कपाट खुलने की जो प्रक्रिया उसकी भी पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। कैमरामैन हसनैन साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम के प्रति आस्था देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी देखी जा रही है और यही वजह है कि बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए इस बार 4 धाम यात्रा पर देश और दुनिया से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इन्हीं श्रद्धालुओं के बीच में ऐसे साधु संत भी हैं जो कई दिनों की यात्रा करके बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं। इंडिया वॉइस के संवाददाता अभय कैंतुरा ने ऐसे ही साधु संतों से बातचीत की जो कि पिछले 56 दिनों से कई राज्यों को पार करके दक्षिण भारत से बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं। सुनिए। यहाँ तक आया, दक्षिण से उत्तर भाग तक पहली बार यात्रा आया। दक्षिण भाग में बहुत यात्रा करते महाराज 4 साल का पहले मथुरा आया था, तो दोनों भी हम लोग पहली बार इधर आया हुआ। दक्षिण भारत में बहुत यात्रा करते हैं, वो तिरुपति आंध्र प्रदेश में है ना, वहाँ तक हर साल भी जाएगा। आगे दक्षिण भारत तो तमिलनाडु में जाएगा। वो बहुत यात्रा होता रहते। इधर तो पहली बार आया हूँ, इधर पहली बार आया। महाराज जी, दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोग पहली बार, सरकार ने इस बार बहुत सारे काम किए, जैसे सड़कें बहुत चौड़ी करा दी। पहले पहाड़ों पर सड़कें बहुत सक्रिय होती थी, रुकने के लिए जो जगह बनाए गए हैं, उन सब चीज़ों को लेकर क्या कुछ कहते हैं? बहुत बढ़िया दिखता है हम लोग। रास्ता तो बहुत बातें बढ़िया है। पहले तो टीवी में भी देखते थे हम लोग, बहुत रास्ता खराब रहे, अच्छा नहीं है, बहुत तकलीफ है। 1 दिन 2 दिन हो जाएगा, ट्रैफिक लगे तो बहुत मुश्किल होता था करके सुना था। अब तो अपना को कुछ भी नहीं देखा। आज तो ओपनिंग वो भी नहीं, ट्रैफिक तो कम है इधर। अगर तो अपना को रास्ता तो ठीक है, पब्लिक तो यहाँ पर बहुत अच्छा लोग है, यहाँ तो बहुत हेल्प किया अपना को, किधर भी तकलीफ तो नहीं हुआ, अब तक नहीं हुआ। ನಾವು ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ಇದೆ. ಆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿರುಪತಿ ಯಾತ್ರಾ 18 ಸಲ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಪಂಡ್ರಾಪುರ, ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀರಂಗಮು, ರಾಮೇಶ್ವರಮು, ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣ, ಕಾಂಚೀಪುರಮು, ಆಮೇಲೆ ಮಥುರಾ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯಾತ್ರೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಾರಾಯಣಂ ದರ್ಶನಂಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಾರಾಯಣ ಅಂದರೆ ಬಹಳ 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 ಇಷ್ಟ, ವೈಕುಂಠ ಪೂರಿತ ನಾರಾಯಣ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. नारायण तुम ओम नमो नारायणाय नमः। ये वो साधु संत है जो पिछले 50-56 दिनों से लगातार चल रहे हैं बद्रीनाथ धाम। सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों की आस्था
बद्रीनाथ नाम पर बहुत बड़ी आस्था है, उसी के लिए आस्था के चलते यहाँ पर आए। और इस बार वो सरकार के उन कामों से संतुष्ट भी नजर आ रहे हैं जो पूर्व में वो टीवी पे देखा करते थे, टेलीविजन देखा करते थे कि काम नहीं, जाम की समस्या होती थी। इस बार वो सब चीज़ें यहाँ पर नहीं, तो उनकी यात्रा सफल और वो इसीलिए यहाँ पर आए भी हैं। कैमरामैन नरसिम्हा के साथ अभय केंतुरा, इंडिया वाइस, बद्रीनाथ। और इसी के साथ खबर दिन भर में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।